देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो हम लोग का बोनस और राइट इशू कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अच्छा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा इशू के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि रिडेम्पशन के एंट्री में क्या होता है, इशू का कंसेप्ट अगर नहीं याद है या फिर नहीं किया हुआ है कभी, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक बार इशू का एंट्री भी देख लेते हैं। तो डिवेंचर नॉर्मली होता क्या है, डिवेंचर नॉर्मली कंपनी के लिए क्या है, डेप्ट है यानी कि लोन है। ठीक है, तो डिवेंचर जो है वो बोरोड कैपिटल है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट लिख लेते हैं डिवेंचर के बारे में। डिवेंचर इज अ बोरोड कैपिटल फॉर ए कंपनी। ठीक है, कंपनी को अगर कैपिटल के लिए बोरो करना होता है तो कंपनी बोरो बैंक से भी कर सकती है, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी कर सकती है, और पब्लिक से भी कर सकती है। कंपनी जब पब्लिक से जो है लोन लेती है तो उसका नाम हो जाता है डिवेंचर। और इसके बदले क्या करना पड़ेगा, इसके बदले कंपनी को जस्ट लाइक बाकी कहीं से भी लेने से जैसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ पर भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो होगा फिक्स्ड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं द फिक्स्ड इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट, इसको ऐसे लिखो, इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिवेंचर के ऊपर, वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ेगा, इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। गुड मॉर्निंग सोमन मित्तल। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो डिवेंचर जो अभी मैंने लिखा कि डिवेंचर क्या होता है, हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे। डिवेंचर जो है बोरोड कैपिटल होता है। दूसरा बात है, क्योंकि ये बोरोड कैपिटल है तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इंटरेस्ट कैसे देना पड़ता है, फिक्स्ड बेसिस पे। ठीक है, मतलब इशू के टाइम पे ही बताना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट हम लोग देना चाहते हैं, और ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब इवन पेड इन लॉस। ठीक है, अगर हम लोग का लॉस भी होता है तो भी देना पड़ता है, उसे बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, which means it has to be paid even in case of losses। ठीक है, लॉस के टाइम पे भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा, डिवेंचर होल्डर को हम लोग कंपनी का क्रेडिटर बोल सकते हैं। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी के क्रेडिटर्स हो जाएंगे वो डिवेंचर होल्डर। और डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, डिवेंचर सर्टिफिकेट is an acknowledgement of debt by the कंपनी। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कंपनी के तरफ से। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखते हैं, यूजुअली कंडीशंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट रीपेमेंट
रीपेमेंट मतलब लोन है तो लोन लिए हैं तो कभी ना कभी तो उसे वापस भी करना पड़ेगा। तो वही चीज हो गया, यूजुअली कंडीशंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट रीपेमेंट टाइप्स ऑफ डेब्ट्स आर प्री फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, जब डिबेंचर इशू होगा तभी हमें बता देना है कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा एज अ मतलब लोन के ऊपर जैसे इंटरेस्ट होता है, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, कब रीपे किया जाएगा, ठीक है, किस तरह का डिबेंचर इशू किया गया है, वो सारे बात पहले से ही प्रीफिक्स मतलब पहले से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं, प्रीफिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू। इशू के टाइम पे ये सारा चीज जो है हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, जब कंपनी को मतलब कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा जब कंपनी शेयर इशू करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, ये ना यूजुअली नहीं, इसे लिख दो द कंडीशन, इसे द कंडीशन लिखो। नीचे लिखेंगे यूजुअली द कंपनी इशू सिक्योर्ड डिवेंचर्स, सिक्योर्ड डेब्ट्स यानी डिवेंचर्स विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। नॉर्मली कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती है। सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब होता है कि मॉर्गेज रख के डिवेंचर इशू करना। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे जो डिवेंचर होल्डर है यानी जिन्होंने भी लोन दिया है कंपनी को, अगर कंपनी डिसोल्यूशन होती है या बंद हो जाती है और कंपनी के पास पैसा नहीं कि लोन रिपे करे, तो जो एसेट मॉर्गेज है उसे बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और डिवेंचर कंपल्सरीली रिडीम्ड होना चाहिए। डिवेंचर हैव टू बी कंपल्सरीली रिडीम्ड। ठीक है, डिवेंचर जो है कंपलसरी है कि रिडीम करना ही पड़ेगा, इरिडीमेबल नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, और कितने तरह का डिवेंचर होता है वो भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। टाइप्स देखो क्या क्या टाइप का डिवेंचर होता है। एक होता है सिक्योर्ड, दूसरा होता है इनसिक्योर्ड। ठीक है, तो ये ऑपोजिट वाला एक साथ ही हम लिख रहे हैं, सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड। फर्क क्या है, सिक्योर्ड का मतलब है अभी मैंने बोला कि कुछ मॉर्गेज रख देता है कंपनी। ठीक है, जैसे मान लो एक मशीनरी है, उसे मॉर्गेज रख के डिवेंचर इशू किया। ठीक है, एज मतलब अगर ये लोन हम लोग रीपे नहीं कर पाते तो इस मशीन को बेच के पैसा मिल जाएगा। इनसिक्योर्ड मतलब जहां पर कुछ मॉर्गेज नहीं होता है। इसमें होता है चार्ज ऑन एसेट, बेसिकली इसका मतलब हो जाता है चार्ज ऑन एसेट, चार्ज ऑन एसेट्स, और इसका मतलब हो जाता है नॉट चार्ज ऑन एसेट। चार्ज का मतलब वही कि ये एसेट पे उनका अधिकार है। ठीक है, अभी देखो कंपनी ही यूज करेगी एसेट को, मशीन को मॉर्गेज रख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कंपनी मशीन यूज नहीं कर पाएगी। अगर आज हम ही एक लोन लेते हैं, मान लो मेरा कोई वैकेंट लैंड है, वो मॉर्गेज रख के मैंने जो है लोन ले लिया, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लैंड अब बैंक का हो जाएगा। ठीक है, लैंड मेरा ही रहेगा ओनरशिप में। अगर कोई प्रॉब्लम होता है इन दैट केस ओनरशिप ट्रांसफर होता है, लेकिन चार्ज ऑन एसेट का मतलब है एसेट जिसका है उसी का रहेगा। लेकिन जब कंपनी लिक्विडेट होगी या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि कंपनी अपना लोन रिपे नहीं कर पा रही, इन दैट केस वो मॉर्गेज जो एसेट मॉर्गेज है उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है चार्ज ऑन एसेट, ये होता है नॉट चार्ज ऑन एसेट। और नॉर्मली कंपनी जो है किस टाइप का जो है डिवेंचर इशू करती है, वो होता है सिक्योर्ड। हम ना ऐसे करके लगा देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं। नॉर्मली कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करना ज्यादा मतलब करना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, इनसिक्योर्ड नॉर्मली नहीं करती है, नॉर्मली सिक्योर्ड डिवेंचर ही करेगी। लेकिन अभी टाइप्स ऑफ डिवेंचर बता रहे तो मैंने ये पॉइंट एक बार बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, बियरर और रजिस्टर्ड।
रजिस्टर्ड और बियरर में फर्क ये होता है कि बियरर में, रजिस्टर्ड में नाम जो है वो रजिस्टर रहता है डिवेंचर होल्डर का, और ट्रांसफर इजी नहीं होता है, ठीक है। नाम कैंसिल करके फिर दूसरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर एक लीगल मेथड से चलना पड़ता है। बट बियरर में कोई नाम रजिस्टर नहीं रहता है। जैसे 10 रुपए का नोट मेरे पास है तो मेरा, अगर तुम लोग के पास हो जाएगा तो वो तुम लोग का, बियरर का जिसके पास है उसका, उस तरह का भी डिवेंचर होता है। तो बियरर भी होता है, रजिस्टर्ड भी होता है। और क्या होता है, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, इस पे भी हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का मतलब है जो डिवेंचर आगे जाके शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। शेयर या दूसरे किसी डिवेंचर में भी कन्वर्ट हो सकता है। और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब जो डिवेंचर डिवेंचर ही रहेगा, कभी कन्वर्ट किसी और चीज में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है रिडीमेबल। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक है। वैसे इरिडीमेबल अलाउड नहीं है, फिर भी टाइप्स में एक बार मैंने बता दिया। रिडीमेबल मतलब जो डिबेंचर एक सर्टेन टाइम के बाद रिडीम हो जाएगा, यानी रीपे हो जाएगा। इरिडीमेबल मतलब जो आगे जाके कभी रीपे नहीं होगा, ठीक है। और होता है फर्स्ट मॉर्टगेज और सेकेंड मॉर्टगेज, ठीक है। ये भी एक टाइप होता है, फर्स्ट मॉर्टगेज और सेकेंड मॉर्टगेज। फर्स्ट मॉर्टगेज और सेकेंड मॉर्टगेज में क्या फर्क है? फर्स्ट मॉर्टगेज मतलब जब भी कंपनी लिक्विडेट में जाएगा तो जो भी फर्स्ट मॉर्टगेज कैटेगरी का डिवेंचर होल्डर है उनका प्रेफरेंस पहले आएगा, ठीक है। उनको पहले पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही सेकेंड मॉर्टगेज वालों को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने जस्ट थोड़ा सा देख लिया कि अभी मैंने रिडेम्पशन स्टार्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? रिडेम्पशन भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि डिवेंचर का इशू का एंट्री नहीं पता होता है, फिर रिडेम्पशन में लेजर पोस्टिंग में प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं, जिन लोगों ने फाउंडेशन किया है उनको याद हो सकता है, लेकिन एक बार जान लो, ठीक है। तो ये डिवेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, टाइप्स ऑफ डिवेंचर देख लिया। अब डिवेंचर का इशू जो है वो कितने तरीके से हो सकता है, तो देखो, इशू जो है, डिवेंचर का इशू जो है वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है, ठीक है। डिवेंचर का इशू पार पे हो सकता है। पार का मतलब हो जाएगा इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, ठीक है। पार का मतलब ये होता है। अच्छा, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है इशू प्राइस ग्रेटर देन है फेस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा इशू प्राइस लेस देन है फेस वैल्यू, ठीक है। ये होता है इशू का कंसेप्ट। इशू इतने तरीके से हो सकता है। अब इसका एक बार हम लोग एंट्री देख लेते हैं, एंट्री किस तरह से होगा। जर्नल एंट्री, ठीक है। तो डिवेंचर में भी ना, जैसे शेयर में होता है, डिवेंचर में भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की तरह स्टार्ट होता है। तो रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? तो एंट्री ऐसे हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। ये भी कभी कभी हो सकता है हमें रिडेम्पशन में भी एंट्री करने बोले। कैसे बोलेगा कि डिवेंचर इतने तारीख को इशू हुआ था, फिर रिडीम हुआ, तो हमें इशू का एंट्री नहीं पता होगा तो हम लोग नहीं कर सकते। टॉपिक भले ही रहे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बट इशू के बिना रिडेम्पशन सीख पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग को एक बार इशू पता करना पड़ेगा। तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हो गया डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो जाता है, जैसे शेयर में होता है उसी तरह से डिवेंचर में भी होगा। ट्रांसफर टू एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? क्या एंट्री हो जाएगा? डिवेंचर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि डिवेंचर जब इशू किया जाता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना मैंडेटरी होता है। तो जब भी हम लोग एंट्री लिखेंगे ना तो परसेंटेज डिवेंचर का लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है इंटरेस्ट, यहाँ पर कितना परसेंट इंटरेस्ट हो रहा है वही वाला परसेंटेज से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया जाएगा,
अलॉटमेंट ड्यू किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा हमेशा पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है, बाकी सारा पेमेंट जो है वो ड्यू होता है, ठीक है। एप्लीकेशन अगर ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगा, सॉरी अलॉटमेंट अगर ड्यू होगा, एप्लीकेशन कभी ड्यू नहीं होता है। मतलब पहले हमें क्या करना है, अप्लाई करना है ना, तो अप्लाई करने के लिए एक पैसा देना ही पड़ेगा। अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ठीक है। ये डिवेंचर का अलॉटमेंट हम लोगों ने ड्यू कर दिया। अब अगर अलॉटमेंट में हमारा डिस्काउंट या प्रीमियम इंक्लूडेड है, अगर अलॉटमेंट में हम लोग का प्रीमियम या डिस्काउंट इंक्लूडेड है, देन एंट्री कैसे हो सकता है। अगर डिस्काउंट में हम लोगों ने इशू किया है और डिस्काउंट अलॉटमेंट में, नॉर्मली देखो क्या होता है, क्वेश्चन में जहां बोलेगा हम लोग अपना डिस्काउंट या प्रीमियम को वहीं पर दिखाएंगे, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है तो हम लोग उसे अलॉटमेंट में ही दिखाते हैं। मैक्सिमम केस में अलॉटमेंट में बोलेगा, हो सकता है किसी और जगह पे भी बोल दे, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट तो डेबिट हो जाएगा, जैसे शेयर में लिखते हो तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू यहाँ पर अगर प्रीमियम होता है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ये मैंने समझाने के लिए दोनों एंट्री को एक साथ ही लिख दिया। अगर डिस्काउंट हुआ तो ये होगा, ठीक है, और अगर प्रीमियम में हुआ तो ये होगा। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो नॉर्मल डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ये ड्यू एंट्री हो जाएगा। अब अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगा, अलॉटमेंट का पैसा जब रिसिप्ट होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तब एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर हम लोगों का नॉन, मान लो डिस्काउंट भी नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं है, तो जितना ड्यू किया अगर उतना ही रिसीव होता है उतने से एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हम लोग का डिस्काउंट में इशू हुआ है, ठीक है, इन दैट केस हम लोग का यहाँ पर जितना जो है एंट्री हो रहा है डिस्काउंट के अलावा, ठीक है, उससे कर देंगे। मतलब जितना पेमेंट रिसीव होगा उतना ही दिखा देंगे, ठीक है। डिस्काउंट में अगर इशू हुआ है जितना पेमेंट रिसीव होगा उतना ही दिखाएंगे, अगर प्रीमियम में हुआ है तो हम लोग का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग उतना दिखा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर अलॉटमेंट में मान लो हम लोग का 100 रुपीज है तो हम लोग 100, यहाँ पर भी 100 दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 100 दिखा देंगे। और अगर हम लोगों का सपोज प्रीमियम में इशू हुआ है, ठीक है, 110 में 10 रुपीज प्रीमियम है, 110 में 10 रुपीज प्रीमियम है, तो ये वाला हटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा हम लोग का 110, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 10 रुपीज, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा फेस वैल्यू से होता है तो यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 110 से करेंगे। और अगर डिस्काउंट मान लो 100 का 90, 10 रुपीज का डिस्काउंट है तो उस केस में ये प्रीमियम से हटके ये डिस्काउंट में 10 रुपीज चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये वाला नहीं रहेगा। तब यहाँ पर 10 रुपीज चला गया, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 90 आ गया, तो रिसिप्ट कितना होगा, 90 होगा। अगर डिस्काउंट में अलॉटमेंट गया है तो 90 होगा, तो इस तरह से एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। एक बार मैंने दोनों चीजों को एक ही जगह पे लिख के दिखा दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एंट्रीज एक एक करके दिखा देते, ठीक है। तो जैसे देखो, पहला इशूड एट पार, रिडीम एट पार, अगर ये केस होता है इशूड एट पार रिडीम एट पार, ठीक है। और एग्जाम्पल में फेस वैल्यू है हम लोग का 100 रुपीज, इशू प्राइस, इशू प्राइस या इशू वैल्यू जो भी बोलो, इशू प्राइस है हम लोग का 100, और रिडेम्पशन वैल्यू भी बता दिया है क्योंकि रिडेम्पशन भी कर रहे हैं ना हम लोग, तो रिडेम्पशन वैल्यू भी बता दिया है, दैट इज 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इसका मतलब हो गया फेस वैल्यू में ही इशू हुआ और रिडीम भी पार में ही होगा, पार में इशू हुआ है पार में ही रिडीम होगा, इशूड एट पार रिडीम्ड एट पार। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इशू डेट पार रिडीम्ड एट पार होने से इशू डेट पे क्या एंट्री होगा, ठीक है। इशू डेट पे एंट्री ऐसे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर डिवेंचर आ जाएगा, ठीक है, टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर,
₹100, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा अगर हम लोगों का इशू, ये कौन सा एंट्री किया, ये मैंने रिडेम्पशन का नहीं किया, ये मैंने इशू का एंट्री किया कि डिवेंचर इशू करके कंपनी को कितना पैसा मिलेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन है, फेस वैल्यू डिवेंचर का 100 होता है, इन्होंने इशू भी 100 पे किया है और रिडीम भी 100 पे करेगा, लेकिन रिडीम का इंपैक्ट यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रिडेम्पशन पार पे ही होगा। आगे देखो तब समझ जाओगे कि कहाँ पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये इशूड पार था, रिडीम्ड एट पार था। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग का ऐसे है कि इशूड एट डिस्काउंट और रिडीम एट पार, इसका मतलब फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 90 और रिडेम्पशन वैल्यू 100, ठीक है। अगर ऐसा होता है, इशू किस पे हुआ है? इशू हुआ है हम लोगों का डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे होगा? पार पे। और फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 100 है। तो एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोगों के पास कितना पैसा आएगा डिवेंचर को इशू करके? ऑब्वियसली 90 रुपीज आएगा, क्योंकि 90 में इशू किया हम लोगों ने, 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट होने से क्या लिखा जाता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। 2 हो जाएगा परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिवेंचर 100 रुपीज, ठीक है। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने ऐसे अलग अलग तो नहीं लिखा, लाइक यहाँ पर जैसे लिखा एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन से यहाँ पर डिवेंचर दिखाया, ये क्यों नहीं लिख रहा है? ये इसीलिए नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि ये अगर हमें क्वेश्चन में अलग अलग दे दे तभी लिखेंगे। जैसे ये इशू प्राइस 100 है ना, अगर ये बता दे ये कैसे कैसे इशू हुआ है, लाइक एप्लीकेशन में मान लो यहाँ पर 20 रुपीज गया है, अलॉटमेंट में मान लो यहाँ पर 50 रुपीज गया है, बाकी अदर्स में मान लो यहाँ पर कितना 30 रुपीज गया है। अगर ऐसे इंफॉर्मेशन देगा तभी हम लोग इसको स्प्लिट कर करके लिखेंगे, अगर नहीं देगा तो एक ही बार में लिखेंगे, ठीक है। नहीं देगा तो एक ही बार में लिखेंगे, क्योंकि हम छोटा छोटा एग्जाम्पल करवा रहे हैं, तो मैंने एक ही बार में दिखाया है कि ये पूरा पैसा इस तरह से रिसीव हो सकता है। अच्छा, फिर थर्ड एंट्री देखते हैं, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। अगर ऐसा होता है तो वहां पर फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 110 और रिडेम्पशन वैल्यू 100, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिलेगा? इशू जितने में किए 110 मिल जाएगा, टू डिवेंचर, 2% डिवेंचर। डिवेंचर का फेस वैल्यू से हमेशा डिवेंचर का एंट्री, ये याद रखो, डिवेंचर का एंट्री हमेशा फेस वैल्यू से होगा। जहां पर भी डिवेंचर दिखाएंगे वो फेस वैल्यू से होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा ले रहे या डिस्काउंट दे रहे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम या डिस्काउंट में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10 रुपीज चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग 100 का चीज 110 में जो है सेल कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली डिवेंचर इशू कर रहे हैं, इस वजह से। फिर फोर्थ नंबर पे देखते हैं, फोर्थ नंबर पे डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देना जरूरी है, ये अलग होगा थोड़ा सा पॉइंट। तो यहाँ पर फेस वैल्यू 100, ये तो फिक्स्ड होता है, ठीक है। इशू वैल्यू हम लोगों ने किस पे इशू किया है? पार पे, तो ये 100 ही होगा। और रिडेम्पशन वैल्यू बोल रहा है रिडीम एट प्रीमियम, मान लेते हैं कि 110 पे रिडीम हो रहा है, तो क्या एंट्री होगा? पहले इशू का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ जाएगा, कितना पैसा आएगा? 100 रुपीज आएगा। टू क्या हो जाएगा? 2% ऑफ डिवेंचर, ठीक है, जितना परसेंटेज का डिवेंचर हम लोगों ने इशू किया। अब इस डेट पे ये हम लोग क्या एंट्री कर रहे हैं? हम लोग इशू का एंट्री कर रहे हैं, एक भी रिडेम्पशन का एंट्री नहीं किया है, क्योंकि रिडेम्पशन का एंट्री अभी हम लोग सीखेंगे। लेकिन अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है, तो फ्यूचर में हमें लॉस होगा। कितना लॉस होगा? यहाँ पर देखो, ये दोनों का गैप 10 रुपीज का फ्यूचर में हमें लॉस होगा। वही वाला चीज बाकी जगह पे कहीं एप्लीकेबल नहीं था, देख सकते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इशू किया था 100 में, रिडीम भी 100 में करेंगे, तो फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है जब रीपे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखो
डिस्काउंट में इशू किया था, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्काउंट में इशू किया था, और रिडीम हम लोगों ने कितने में किया है, रिडीम हम लोगों ने 100 में ही किया है। यहाँ पर लॉस नहीं है, क्यों लॉस नहीं है, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ कि यहाँ पर भी तो 10 रुपीज का लॉस है, नहीं, हमें लॉस चेक करना है फेस वैल्यू से चेक करना पड़ता है, ठीक है, इससे चेक नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर इससे चेक करना पड़ता है हमेशा कि रिडेम्पशन पे लॉस है कि नहीं, वो हमें फेस वैल्यू बताएगा, इशू प्राइस नहीं, ठीक है, कि फेस वैल्यू से ज्यादा में हम लोग रीपे करेंगे तभी लॉस होगा। देखो यहाँ भी फेस वैल्यू से ज्यादा पे हम लोगों ने रिडीम नहीं किया था, ठीक है, इसीलिए लॉस नहीं था। यहाँ पर देखो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है 100 और हम लोगों ने रिडीम किया है 100 में, मतलब बोल दिया है कि 100 पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो ये 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो फेस वैल्यू से हमेशा चेक करना पड़ता है कि हम लोगों का एक्चुअली जो हम लोग का डिवेंचर का वैल्यू है वो होना चाहिए 100, लेकिन हम लोग रीपे करेंगे 110, यानी फ्यूचर में जाके हमारा 10 रुपीज का लॉस होगा। और कंजर्वेटिज्म अप्रोच हमें अकाउंट्स का ये बोलता है कि फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करो, ठीक है, मतलब प्रूडेंस जैसा बोल सकते हो। जो हम लोग AS1 में, जिन लोग का AS1 है, तो हम लोग सैटरडे वाले क्लास में, सबका नहीं है, ठीक है, तो जिनका है उनका बोल रहे हैं, तो तुम लोगों ने किया होगा, तो प्रूडेंस में हम लोगों ने देखा था कि एंटिसिपेटेड लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, AS1 वही बताता है हमें, ठीक है, तो ये एंटिसिपेटेड देखो लॉस है ना, तो इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस ऑन इशू, और डिस्काउंट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, डिस्काउंट भी बोला जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट कितना हो जाएगा 10 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब हम लोग डिवेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो हमारा 10 रुपीज करके लॉस होगा। ये इशू डे पे, ठीक है, ये इशू डे पे जिस दिन इशू हुआ था उस ट्रांजैक्शन डेट पे 2 एंट्री होगा, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो, ठीक है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। और चेक कैसे करना है, फेस वैल्यू से डिफरेंस चेक करना है, इशू वैल्यू से नहीं करना है, ठीक है, फेस वैल्यू से डिफरेंस को चेक करना है। तो इस केस में हमारा 10 रुपीज का लॉस हमें आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 कंडीशन है वो भी बताते हैं, देखो 5th नंबर, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। अच्छा, तो ये कैसे हो सकता है, फेस वैल्यू सपोज 100, इशू प्राइस 90 और रिडेम्पशन वैल्यू 110, तो ये देखो प्रीमियम, तो 10 रुपीज का अगेन लॉस। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग इशू का एंट्री कर लेते हैं, इशू में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपीज मिलेगा 90 रुपीज, क्यों, ये देखो इशू 90 रुपीज में किया है और 10 रुपीज का लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू इसको बोलते हैं, लॉस को डिस्काउंट ऑन इशू, टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कोई लॉस हो रहा है कि नहीं, रिडीम में, प्रीमियम में रिडीम है तो 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो 10 रुपीज का लॉस को आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, 10 रुपीज। अच्छा, 6th नंबर पॉइंट, डिवेंचर इशू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। अगर इशू भी प्रीमियम पे हुआ और रिडीम भी प्रीमियम पे हुआ, इन दैट केस क्या होगा, फेस वैल्यू 100, इशू वैल्यू 110, रिडम्पशन वैल्यू 120, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पहले एंट्री करते हैं, पैसा मिलेगा, इशू का एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिलेगा 110, टू क्या हो जाएगा, टू परसेंटेज डिवेंचर, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड होता है यानी कि 100 से होगा,
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना चला जाएगा, कितने प्रीमियम में हम लोगों ने इशू किया है, 10 रुपीज में, ठीक है, 10 रुपीज में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो हमारा लॉस है, फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू सॉरी लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मुझे इतना बताओ कि इसका अमाउंट कितना होगा। अभी तक मैंने जो भी बताया अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना है तो मुझे बताओ यहाँ पर अमाउंट कितने से रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट कितना होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यहाँ पर अमाउंट कितना होगा। कोई भी अमाउंट कितना होगा, यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का अमाउंट कितना होगा। कोई भी नहीं बोल सकते अमाउंट कितना होगा, लॉस का अमाउंट कितना होगा। बोलो लॉस का अमाउंट कितना होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, लॉस का अमाउंट कितना होगा। कोई भी नहीं बोलोगे, ठीक है, हम ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, मत बोलो। 20 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 से हमें चेक करना पड़ेगा, 100 और 120 का गैप। अगर गलती से भी तुम लोग यहाँ पर 10 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इससे चेक करना ही नहीं है, हमें हमेशा फेस वैल्यू से चेक करना है, ठीक है। फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू का गैप देखना चाहिए। तो 20 रुपीज का हमारा लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक पॉइंट देख लेते हैं। अगर इशू हो रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर कैश के अलावा किसी और रीजन से हम लोग डिवेंचर इशू करें, मतलब डिवेंचर इशू कर दिया बट पैसा नहीं लिया, हम लोगों ने एसेट ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा एंट्री। जैसे कि यहाँ पर लिख भी देते कैसे हो सकता है ये केस, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस परचेज। मतलब अगर हम लोग एसेट खरीद रहे हैं डिवेंचर इशू करके, या बिजनेस परचेज कर रहे हैं, किसी का बिजनेस परचेज किया और उनको डिवेंचर दे दिया, तो क्या एंट्री होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज एंट्री, परचेज एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। वेंडर एसेट खरीद लिया, वेंडर को हम लोगों को पैसा देना है, वेंडर को ड्यू कर दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग जो एसेट खरीद रहे हैं, ये तो नॉर्मली हमारा परचेज का एंट्री हो जाएगा, एसेट टू वेंडर ऐसे लिख देते हैं, एसेट टू वेंडर, ये फिक्स्ड एसेट परचेस करने का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल एसेट खरीदने का एंट्री हो जाएगा। और बिजनेस परचेस का एंट्री क्या होगा, बिजनेस परचेस, बिजनेस भी जब परचेस करते हैं तो हम लोग क्या ले सकते हैं, एसेट ले सकते हैं, तो फिर एंट्री इस तरह से होगा, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा टू वेंडर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हम लोगों ने जो भी पेमेंट किया है, ठीक है, मान लो एसेट मिला 10 रुपीज का और वेंडर को देना है 12 रुपीज, मतलब हम लोगों ने महंगा खरीदा, महंगा खरीद रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट दिखा होगा, तो गुडविल डेबिट होता है, ठीक है, गुडविल डेबिट होता है। और अगर मान लो हम लोगों ने एसेट ले लिया है, बिजनेस परचेस किया, तब एसेट लिया है हम लोगों ने 12 रुपीज का, और वेंडर को हम लोगों को देना पड़ेगा 10 रुपीज, यानी हम लोगों ने जो है प्रॉफिट का सौदा किया है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लॉस था,
घाटा था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10 रुपीज देंगे जबकि 12 रुपए का चीज हमें मिला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व बोल के दिखाना पड़ेगा, जो हम लोग का एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा कैपिटल रिजर्व बोल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमें इशू का पता होना चाहिए था, जितना चाहिए था मैंने इतना बता दिया, ठीक है। अब देखेंगे बाकी, अगर आगे कुछ जरूरत होगा तो बता देंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखो, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये मैंने थोड़ा सा इशू का एंट्री बता दिया, जिसमें ये एसेट वाला एक्स्ट्रा ही बताया, ये अभी जरूरत नहीं होगा मुझे जितना पता है। बाकी देखते हैं, अगर जरूरत होगा तो तुम लोग के काम में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर इशू का एंट्री जो है ये चाहिए होगा हमें रिडेम्पशन पे। अच्छा, अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करेंगे। देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में हमें यहाँ पर देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है कि रीपेमेंट, रिडेम्पशन का मतलब हो जाता है रीपेमेंट टू डिवेंचर होल्डर at end of their term as per the contract। रीपेमेंट टू डिवेंचर होल्डर एट एंड ऑफ देयर टर्म पीरियड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितने दिन बाद उनको रीपे करने का बात हुआ है, हम लोग अगर रीपे कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अब ये डिवेंचर रिडेम्पशन कितने तरीके से हो सकता है, कैन बी रिडीम्ड एट पार पे भी हो सकता है। अभी अभी हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे वहां पर देखा कि रिडेम्पशन पार पे हो सकता है, ठीक है। रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है, और रिडेम्पशन जो है इन कैश हो सकता है, मतलब हम लोगों ने पैसा दे दिया, और ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इफ such option was give given at the time of इशू, ठीक है। अगर इशू के टाइम पे बोला गया है कि ये कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो डिवेंचर जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और पार पे रिडीम हो सकता है, प्रीमियम पे रिडीम हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स। मेथड्स क्या क्या होता है, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। तो मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, तो रिडेम्पशन का क्या क्या मेथड होता है, एक होता है पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन लमसम, ठीक है। दूसरा होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। और होता है परचेज इन ओपन मार्केट, परचेज इन ओपन मार्केट। और ये लास्ट हो जाएगा कन्वर्जन इनटू शेयर्स और डिवेंचर, कन्वर्जन इनटू शेयर्स और डिवेंचर, ठीक है। तो क्या क्या टाइप होता है, पेमेंट इन लमसम होता है, दूसरा होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, फिर होता है
परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, और लास्ट लिखा है कन्वर्जन इनटू शेयर और डिवेंचर। ठीक है, तो ये लास्ट वाला तो इजीली समझ में आता है। कन्वर्जन इनटू शेयर्स और डिवेंचर का मतलब हो जाएगा कि अगर हम लोग अपना जो डिवेंचर है उससे रीपे करने के लिए, पहले से ही बता दिया था कि कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो उस केस में हम लोग उसे कन्वर्ट कर देते हैं शेयर और डिवेंचर में। ठीक है, ओपन मार्केट से भी हम लोग, जैसे क्या होता है, ओपन मार्केट से हम लोग अपने डिवेंचर को खुद से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी रिडेम्पशन हो जाएगा अगर हम लोग खुद ही परचेज करके कैंसिल कर दे रहे। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट हो सकता है, मतलब हम लोग मान लो जो भी 10 लाख का डिवेंचर इशू किया था, ठीक है, अब वो 5 लाख 5 लाख 5 लाख करके हम लोग या फिर 2-2 लाख करके 5 बार में रिडीम कर रहे हैं, तो वो होता है इंस्टॉलमेंट में। और लमसम मतलब एक 5 साल बाद पूरा 10 लाख ही रिडीम कर दिया। ठीक है, ये होता है पेमेंट इन लमसम, इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या देखेंगे, देखो जब भी डिवेंचर रिडीम होगा तो एक रूल्स है। रूल्स क्या है कि हम लोग को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपनी का जो है रूल्स है कि कोई भी कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा अगर उसने डिवेंचर इशू किया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस है कि किनको बनाना है किनको नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि डीआरआर का कंसेप्ट क्या है। डीआरआर का मतलब होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन फंड भी बोला जाता है। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, या फिर सिंकिंग फंड भी बोल सकते हो। ज्यादा यही यूज होता है डीआरआर। ठीक है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर का मतलब हो जाएगा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पर देखो, डीआरआर इज टू बी क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ रिडीमिंग द डिवेंचर। डिवेंचर रिडीम करने अगर करना है, ठीक है, मतलब डिवेंचर अगर इशू हुआ है, डिवेंचर रिडीम करना है, तो कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में कैटेगरी बताते हैं किनको प्रिपेयर करना होता है डीआरआर, किनको नहीं। डीआरआर प्रिपेयर करने का मतलब होता है अपने प्रॉफिट को ब्लॉक कर देना। ठीक है, अगर कंपनी अपना प्रॉफिट को मान लो यूज किए जा रही है डिविडेंड पे करने के लिए, ठीक है, शेयर होल्डर को दिए जा रही है डिविडेंड के तौर पे, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट पूरा खत्म हो गया और कंपनी बोल रहा है कि हम डिवेंचर रिडीम नहीं कर पाएंगे, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, अनइथिकल हो जाएगा। शेयर होल्डर को सारा पैसा दिए जा रहे हो और डिवेंचर होल्डर को रीपे करने के टाइम बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए रूल्स लाया गया है कि प्रॉफिट को एक परसेंटेज वाइज बता देंगे क्या क्या परसेंटेज है, प्रॉफिट को ब्लॉक करना है डीआरआर के नाम पे, मतलब डीआरआर क्रिएट करना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट से लेके। ठीक है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा डीआरआर बोल के डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या होगा, ये रिजर्व को डिवेंचर रीपे करने के टाइम पे यूज करेंगे, तो कंपनी ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास पैसा नहीं, हम लोन का पैसा रीपे नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी को पहले से ही बता दिया गया है अगर डिवेंचर रिडीम करना है तो ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। मतलब डिवेंचर इशू करना है तो रिडीम तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो डिवेंचर इशू किए हो तो डीआरआर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीआरआर इज टू बी क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ रिडीमिंग डिवेंचर, डिवेंचर रिडीम करने के लिए डीआरआर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री फिर ऐसे हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। इससे क्या होगा, प्रॉफिट हम लोग का कम हो जाएगा और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, मतलब ये रिजर्व जो है ये बढ़ेगा। अगर मतलब बढ़ेगा, ये अगर फर्स्ट टाइम रेडी हो रहा है तो यहाँ पर जाके अमाउंट जमा हो जाएगा, अगर उसके पहले से बना हुआ है तो वहां पर ऐड हो जाएगा। बेसिकली प्रॉफिट कम होगा और वो प्रॉफिट जाके यहाँ पर डीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें ब्लॉक कर देना है डीआरआर के लिए। ठीक है, फिर डीआरआरआई भी होता है। डीआरआरआई का मतलब होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट।
इसका मतलब क्या हुआ, डीआरआर आई का मतलब है कि पैसा तो डीआरआर में डाल दिए हैं, ठीक है, प्रॉफिट को ब्लॉक कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी वो प्रॉफिट से एसेट वैसेट खरीद रही है और अपना बेनिफिट कर रही है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी को क्या मतलब, एसेट वैसेट खरीद लिया और फिर वो पैसा अगर कहीं चला गया, डूब गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सिक्योर्ड जगह पे इस पैसे को इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है, सिक्योर्ड जगह पे जहां से ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा और जो सिक्योर्ड होगा, ठीक है। तो डीआरआर आई का मतलब है डीआरआर का पैसा हमें ऐसे ही नहीं रखना है, कहीं सिक्योर्ड जगह पे इन्वेस्ट कर देना है। इसी को बोला जाता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रुको इसको, डीआरआर आई हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का एटलीस्ट, ये अमाउंट लिख देते हैं, इसका परसेंटेज था हम लोग का एटलीस्ट 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी redeemed in that year should be invested and debenture redemption reserve investment should be created। अच्छा देखो, हाँ एक चीज और बताते हैं, देखो यहाँ पर डीआरआर आई यहाँ से ही क्रिएट करना है ऐसा बात नहीं है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि ये पैसा हम लोग को कहीं इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा अलग होगा पॉइंट। ये देखो, एक तो हम लोग को डीआरआर बनाना है, दूसरा हमें क्या करना है, हम लोगों को डीआरआर आई भी क्रिएट करना है। वो कितना होगा, एटलीस्ट 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिवेंचर टू बी रिडीम्ड इन दैट ईयर। जिस साल हम लोग डिवेंचर रिडीम करना चाह रहे हैं, जितना डिवेंचर रिडीम करना चाह रहे हैं, कम से कम उसका 15% हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट शुड बी क्रिएटेड। जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वही हम लोग को क्या, वही हमारा क्या बनेगा, डीआरआर आई, ठीक है। डीआरआर आई हमें एटलीस्ट 15% प्रिपेयर करके देना है, 15% बनाना है, ठीक है, इन्वेस्ट करना है 15% पैसा। किसका 15%, जितना डिवेंचर रिडीम होगा उस साल उतने का। जैसे अगर 1 लाख डिवेंचर रिडीम होने वाला है, 1 लाख का 15% यानी 15,000, 15,000 का डीआरआर आई हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया क्रिएटेड। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, जहां पर हमें ये दिखाना पड़ेगा कि कौन सा डिवेंचर जो है किन कैसे कंपनी है जिनको डीआरआर आई बनाना है, जिनको डीआरआर बनाना है, और कौन ऐसे कंपनियां हैं जिनको नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर, रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर। तो ये हम लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा, आसान है, जस्ट क्वेश्चन के लिए जितना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी को डीआरआर बनाने के लिए कंपनी को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI, regulated by RBI and banking company for public as well as privately placed डिवेंचर,
ठीक है, तो पहला ये कैटेगरी हो जाएगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AIFI रेगुलेटेड बाय RBI एंड बैंकिंग कंपनीज, एंड बैंकिंग लिखा है मैंने, ये बैंकिंग कंपनीज फॉर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड, बैंकिंग कंपनीज फॉर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर। ठीक है, पब्लिक या फिर प्राइवेटली अगर डिवेंचर ये लोग प्लेस्ड करते हैं, मतलब अगर इस तरह के कंपनी ने प्राइवेटली या फिर पब्लिकली डिवेंचर इशू किया है तो इनका प्रोविजंस क्या है, इनको कोई DRR नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो लिखवा देते, पहले कैटेगरीज लिखवा देते। नेक्स्ट कैटेगरी है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस सेक्शन 2 सबसेक्शन 72, इनका क्या होगा, इनके लिए बोला गया है DRR as applicable to registered NBFCs। ठीक है, तो इनको DRR कितना बनाना पड़ेगा, DRR इनके लिए एप्लीकेबल होगा जो रजिस्टर्ड NBFCs के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड NBFCs के लिए क्या एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे लिस्टेड कंपनीज, यहाँ पर हो जाएगा लिस्टेड कंपनीज। अच्छा, अदर देन सीरियल नंबर 1। ठीक है, सीरियल नंबर 1 के अलावा जो कंपनीज होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पर दो पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा लिस्टेड NBFCs, लिस्टेड NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स। अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा अदर लिस्टेड कंपनीज फॉर पब्लिक as well as privately placed डिवेंचर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज देखते हैं यहाँ पर कितना सा लिख पाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन सीरियल नंबर 1। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे इधर लिखेंगे, हम इस साइड में ही लिख रहे हैं क्योंकि मेरा इसके नीचे जो लिखने का जगह है वो नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके नीचे पॉइंट ऐसे आ जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा, और इसके नीचे नीचे हम लोग DRR का कंसेप्ट लिखेंगे, तो हम इसको एकदम एंड में ही लिख रहे हैं, इधर इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पार्ट, एक है अनलिस्टेड NBFCs एंड HFCs, HFC मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, unlisted NBFC and HFCs for privately placed डिवेंचर, और
यहाँ पर हो जाएगा अदर अनलिस्टेड कंपनी। क्या तुम लोग को इतना सारा चीज याद करना पड़ेगा? नहीं, इतना सारा चीज याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से है रूल्स लिखवाया हुआ है मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अभी समरी कर देंगे, मतलब बेसिकली ये समरी है, ठीक है, लेकिन हम बता देंगे कि कैसे करके तुम लोग को याद करना है। तो इनका अगर देखो तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, पहले देखो कि कंपनी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले यहाँ पर देख लो, कंपनी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। और यहाँ पर है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब बैंकिंग के अलावा। ध्यान से पढ़ने से ही समझ में आएगा, ठीक है, एक साथ इतना सारा चीज देखने से कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या आइडेंटिफाई करके दिखाया है, देखो ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मतलब एंड बैंकिंग, बैंक के अलावा कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सॉरी एआईएफआई, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट होता है आरबीआई के थ्रू से, और बैंकिंग कंपनी। यहाँ पर है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 के अंडर आता है। फिर हो गया लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, और अनलिस्टेड कंपनीज। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, लिस्टेड, अनलिस्टेड, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। और ये हो गया अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये पहले 4 पार्ट हो गया। फिर किनको डीआरआर बनाना है, किनको डीआरआर नहीं बनाना है, जैसे कि ये यहाँ पर देखो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनी, अगर ये पब्लिकली या फिर प्राइवेटली डिवेंचर को प्लेस्ड करते हैं तो इनको कोई डीआरआर बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले वाले केस में नो डी आर आर, ठीक है, पहले वाले केस में, मतलब इसमें नो डीआरआर, इनको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको डीआरआर जो है उनका एप्लीकेबल कैसे होगा, अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी का जो रूल्स है वही इन पे एप्लीकेबल होगा। अब ढूंढते हैं कि रजिस्टर्ड एनबीएफसी का क्या रूल्स है। यहाँ पर बोला है कि लिस्टेड कंपनी में क्या क्या आ रहा है, लिस्टेड एनबीएफसी, ठीक है, यानी कि रजिस्टर्ड एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पब्लिकली या प्राइवेटली अगर डिवेंचर रिप्लेस करता है तो इनका यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये जगह मैंने सेकेंड वाला पार्ट के लिए छोड़ दिया, थर्ड वाले पार्ट में ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, और ये फोर्थ वाला हम लोग को यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी है उनके लिए रूल्स है नो डीआरआर, ठीक है, नो डीआरआर, इनको डीआरआर नहीं बनाने का जरूरत है, डीआरआर बनाने का कोई इनको जरूरत नहीं है। अगर इनको जरूरत नहीं है तो इनको भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका रूल्स जो है वो रजिस्टर्ड एनबीएफसी से ही एप्लीकेबल है। तो डीआरआर एज एप्लीकेबल टू द रजिस्टर्ड एनबीएफसी, तो इनके केस में भी क्या हो जाएगा, इनके केस में भी हो जाएगा नो डीआरआर, ठीक है, नो डीआरआर। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इनका क्या है, ये जो अदर लिस्टेड कंपनीज है फॉर पब्लिकली एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर, इनके लिए भी नो डीआरआर। तो बेसिकली मैक्सिमम लोगों का देखो नो डीआरआर है, ठीक है, ये रूल्स है, लॉ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो अनलिस्टेड, ये वाला देखो, जो अनलिस्टेड एनबीएफसीज है एंड एचएफसीज है फॉर प्राइवेटली प्लेस डिवेंचर, प्राइवेटली प्लेस करेंगे क्योंकि अनलिस्टेड है, तो पब्लिकली तो प्लेस नहीं कर सकते हैं, इनका नो डीआरआर, ठीक है, इनको भी डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं अदर अनलिस्टेड कंपनीज, इनका डीआरआर बनेगा, कितना बनेगा, 10%, 10% ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर, जितना डिवेंचर इशू हुआ है उसका 10% जो है उनको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल्स है। तो बेसिकली सभी का ना है, सिर्फ लास्ट वाला अगर देखो तो वो हाँ है, ठीक है, सभी का ना है, लास्ट वाला जो देखो वो हाँ है, ठीक है, उसमें डीआरआर जो है हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं डीआरआर आई का, देखते हैं डीआरआर आई का क्या सिस्टम है। यहाँ पर ये डीआरआर जो हम लोगों ने देखा था, तो इनका डीआरआर नहीं है, पहले वाले केस में देखो इनका डीआरआर भी नहीं है, इनका डीआरआरआई भी नहीं है, ठीक है, डीआरआरआई भी नहीं है, और इनका भी डीआरआरआई नहीं है, ठीक है, इनका भी नो डीआरआरआई, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनका
इनको DRRI बनाना पड़ेगा और इनको भी DRRI बनाना पड़ेगा, भले ही इनका DRR नहीं बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। और इनका हो जाएगा DRRI, नो DRRI, ठीक है। और इनका DRRI बनेगा, ठीक है। तो अगर समरी देखें, समरी देखने से क्या होगा, देखो समरी। अच्छा, एक चीज देख लेते हैं, देखो जो लिस्टेड का मतलब, लिस्टेड एनबीएफसी जो है ना, जहां पर भी हम लोगों ने लिखा है लिस्टेड एनबीएफसी, यहां पर लिख देते हैं, वो होता है रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। और एक है रजिस्टर्ड विथ नेशनल हाउसिंग बैंक। हाउसिंग बैंक बताते हैं ये किस पे एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने यहाँ एक स्टार लगा दिया, यहाँ डबल स्टार लगा दिया, ठीक है। अब ये चीज देखो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। लिस्टेड एनबीएफसी, ठीक है, इसका मतलब लिस्टेड एनबीएफसी एक स्टार है, मतलब रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। और जहां पर भी हाउसिंग फाइनेंस का लिखा हुआ है वो हो जाएगा रजिस्टर्ड विथ नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर जो है ये वाला लिस्टेड विथ एनबीएफसी, और ये जो है लिस्टेड विथ HFC, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर। अच्छा, तो DRRI और DRR का मैंने जो भी रूल्स था, मतलब जो भी पैटर्न था कि जिस तरह से हम लोग को फॉलो करना है, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक समरी बना लेते हैं। एक्चुअली फिर किनको DRR बनाना है और किनको DRRI बनाना है, ठीक है। DRR अगर देखो तो सिर्फ और सिर्फ ये देखो, यहाँ पर देखने से पता चलेगा DRR बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे DRR बन रहा है, दैट इज अदर लिस्टेड कंपनी, ठीक है। इतना याद रखना है, बाकी किसी को DRR नहीं बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये इधर चला गया, चलो कोई बात नहीं। DRR जो है ये बनेगा अदर लिस्टेड कंपनी, ठीक है। और रेट 10%। और DRRI किन का बनेगा, DRRI अगर देखें, नो DRRI, नो DRRI, ये दोनों का और इनका बनेगा, ठीक है। मतलब अदर लिस्टेड कंपनी और ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे लिस्टेड कंपनी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी और अदर लिस्टेड कंपनी, ये समरी बन गया, लिस्टेड कंपनी और अदर लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी एंड अदर लिस्टेड कंपनी कितना बनाना पड़ेगा, 15%, ठीक है, 15%। अब इसका एप्लीकेबल कहाँ पर करेंगे, ये सारा चीज जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हमें बता दिया जाएगा कि किस तरह का कंपनी है। इन दैट केस हमें वहां पर वो एप्लीकेबल करना पड़ेगा कि हम लोग DRR बनाए या नहीं बनाए, ठीक है। नॉर्मली हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पर हमें DRR बनाने के लिए ही बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं डिवेंचर का हम लोगों का यहाँ पर। एक मिनट, मैंने एंट्री लिखवा दिया ना DRR का। हाँ, एंट्री लिखवा दिया PL टू DRR, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और भी लिखना था मुझे, वो भी लिखवा देते हैं। आफ्टर रिडेम्पशन, ये लिख लेते हैं, आफ्टर रिडेम्पशन आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बैलेंस ऑफ DRR, अगर DRR में कोई बैलेंस बच जाता है, इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तब वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। देन एंट्री हो जाता है DRR टू जनरल रिजर्व। जब क्रिएट हुआ तो DRR क्रेडिट हुआ, जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा तो DRR टू जनरल रिजर्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर कोई डिवेंचर पार्टली कन्वर्टेबल है, जैसे 40% कन्वर्टेबल है, 60% नहीं है, तो इनकेस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर
DRR shall be created in respect of non कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, जो नॉन कन्वर्टेबल है उनके लिए डीआरआर प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? इसका लॉजिक ये है, देखो डीआरआर का मतलब प्रॉफिट को ब्लॉक कर लेना ताकि हम लोग उस प्रॉफिट से डिवेंचर को रीपे कर पाए। लेकिन अगर हम लोग डिवेंचर को रीपे नहीं करेंगे, उसके बदले उनको शेयर देने वाले हैं, तो फिर प्रॉफिट से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तो प्रॉफिट को ब्लॉक करना जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो फिर सिर्फ और सिर्फ डीआरआर कितने पोर्शन के लिए क्रिएट होगा? जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए डीआरआर क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा अब ये हम लोगों ने डीआरआर आई भी मैंने बता दिया। अब एक हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा अलग है, चलो पहले हम लोग ये भी करके देख सकते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला ठीक है, ये आसान है। इलास्ट्रेशन 4 ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा उस पे हम लोग इलास्ट्रेशन 4 इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इलास्ट्रेशन 4 में क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी। ठीक है, तो ये कंपनी का डीआरआर और डीआरआर का क्या कंसेप्ट होगा ये हमें सोच लेना है। पहला बात है कि कंपनी क्या है, कंपनी बोल रही है द फॉलोइंग अनलिस्टेड कंपनी, ये पहला बात है अनलिस्टेड कंपनी है। देख लेते हैं मैंने अभी जो भी लिखवाया, ये अनलिस्टेड कंपनी है मतलब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कैसा कंपनी है? अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी, मतलब ये वाला। ठीक है, अदर देन अनलिस्टेड मतलब इस तरह के अनलिस्टेड कंपनी के अलावा, मतलब ना तो ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड मतलब आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, ना तो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब ना तो ये अनलिस्टेड एनबीएफसी है ना तो अनलिस्टेड एचएफसी है, ये वाला है। तो इसका डीआरआर भी बनेगा और इसका डीआरआर आई भी बनेगा। डीआरआर 10% बनेगा, डीआरआर आई जो है वो 15% बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि 12% डिवेंचर दिख रहा है 7.5 लाख का 1/4/2001 में। बैलेंस ऑफ डीआरआर बोल रहा है डीआरआर में 25,000 पड़ा हुआ है, मतलब इन लोग का पहले भी डीआरआर क्रिएटेड था। तो डीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा? जितना डिवेंचर इशू किए हैं उसका 10%, यानी ये हो जाता है 75,000। लेकिन 25,000 क्रिएटेड अगर है तो हम लोग को और भी उसमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली डीआरआर हमें कितना क्रिएट करना है वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में क्रिएट करने के लिए बोला है या फिर पहले से कुछ अमाउंट है हमें ये रिमेनिंग अमाउंट क्रिएट करके दिखाना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर बता दिया है कि डीआरआर में 25,000 है, लेकिन हम लोग को पता है डीआरआर बनेगा 75,000, मतलब और भी हम लोग को यहाँ पर डीआरआर का अमाउंट जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि डीआरआर इन्वेस्टमेंट मतलब डीआरआर आई जो है वो 1,12,500 है। ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? इशूड डिवेंचर का 15% हम लोग का डीआरआर आई में जाना चाहिए। ठीक है, अब इशूड डिवेंचर का 15% मतलब 7.5 लाख का 15% चेक करते हैं। इंटू 15%, तो 1,12,500। तो ये ठीक है, इसमें कुछ भी हमें और ऐड भी नहीं करना है, लेस भी नहीं करना है। ठीक है, जो कि 10% 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 ईच। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, सिक्योर्ड बॉन्ड में ये पैसा। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द डीआरआर वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को एनुअल कंट्रीब्यूशन किया जाता है डीआरआर में। ऑन 31 मार्च 2002 बैलेंस एट बैंक वाज 7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। बोल रहा है कि
इंटरेस्ट रिसिप्ट करने के पहले इंटरेस्ट किस में रिसिप्ट होगा? देखो डिवेंचर में तो इंटरेस्ट रिसिप्ट नहीं होगा, डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा वो रिसिप्ट होने के पहले बैंक का बैलेंस ये बता रहा है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट जो है वो रियलाइज्ड होगा एट पार, अगर मतलब बेचेंगे तो पर वैल्यू ही हमें मिलेगा, मतलब यही वाला हमें मिलेगा। और यहाँ पर ये वाला मिलेगा, कैसे पता चला? क्योंकि बॉन्ड कितने का है, 100 रुपए वाला एक एक बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर कितना सारा बॉन्ड इशू किया गया है, मतलब लिया गया है 1125, तो 112500, तो ये पर वैल्यू है, पर वैल्यू ही मिलेगा, तो यही पैसा मिलेगा। फिर बोल रहा है कि प्रीमियम पे ये रिडीम होने वाला है, डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है, यानी 7,50,000 तो रीपे करना ही पड़ेगा जितने का लोन लिए थे, और भी 10% यानी 75,000, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत हो जाओ, ये 75,000 और भी हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग 10% एक्स्ट्रा रिडीम करने के टाइम पे करेंगे। प्रिपेयर क्या करने बोला है? प्रिपेयर करने बोला है हम लोग को डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये 5 अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है। तो डिवेंचर अकाउंट पहले लिख लेते हैं, डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर का नाम देख लेते क्या है। डिवेंचर का नाम है हम लोग का 12% डिवेंचर। अच्छा, 12% डिवेंचर, उसके बाद डीआरआर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट। अच्छा, उसके बाद डीआरआर अकाउंट के बाद बोला है डीआरआरआई, डीआरआरआई मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये कहां पर किया गया है? सिक्योर्ड बॉन्ड, यहाँ पर लिख देते हैं 10% सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट, डीआरआर। चलो ये डीआरआर तो मैंने लिख ही दिया है, ये वाला अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक और डिवेंचर होल्डर, बैंक अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो सबसे पहले जो भी बैलेंस हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि डिवेंचर का बैलेंस गिवन है 7.5 लाख, जो कि लाइबिलिटी होता है, तो बाई साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, बाई बैलेंस पीडी 7,50,000। अच्छा, इसके बाद है बैलेंस डीआरआर का 25,000, तो डीआरआर भी हम लोगों का रिजर्व है, तो ये भी हम लोग का लाइबिलिटी है, बाई बैलेंस बीडी 25,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट है 1,12,500 टू बैलेंस बीडी 1,12,500, ठीक है। डेट भी लिख लेते हैं, डेट भी लिख लेते हैं, यहाँ पर डेट सब कौन सा दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2001, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 अप्रैल 2001। ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। अच्छा, इसके बाद है बैंक अकाउंट, बैंक का भी बैलेंस बताया था, यहाँ पर बैंक का बैलेंस है 7,50,000, 31 मार्च बोला था, 31 मार्च 2002 टू बैलेंस बीडी 7,50,000, ये हो गया बैंक का बैलेंस। अच्छा,
इसके बाद और कुछ तो नहीं बोला यहाँ पर, बाकी हम लोगों को एंट्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये चेक करेंगे कि क्योंकि हम लोग का जो कंपनी है उसका डीआरआर और डीआरआई दोनों ही बनेगा, डीआरआरआई, तो दोनों लॉ के साथ एट पर है कि नहीं। सबसे पहले कंप्लायंस चेक करना पड़ता है कि एट पर है कि नहीं। तो 7,50,000 का 10% डीआरआर में होना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है कि नहीं है। ठीक है, जितना कम है उतना हमें क्रिएट करना पड़ेगा उसी दिन। कब क्रिएट करना पड़ेगा, स्टार्ट में, ईयर के स्टार्टिंग में ही हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1 अप्रैल 2001 में हम लोग क्रिएट करेंगे बाई पीएल बोल के। ठीक है, कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 7,50,000 का 10% क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन उसमें हम लोग का 25,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो फिर 30,000 क्रिएट करने से, 30 नहीं 50 होगा शायद, क्योंकि ये 75,000, हाँ 50,000, ये इतना हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। और हम लोग देखेंगे कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट क्रिएशन जो है वो ठीक है, शॉर्टफॉल है नहीं। अगर शॉर्टफॉल होगा तो हम लोगों को उसे एड पर करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग रिडीम अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि डीआरआर का एनुअल कंट्रीब्यूशन हमेशा 31 मार्च एवरी ईयर होता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है 31 मार्च को बैलेंस बैंक का दिख रहा है 10%। अच्छा, हम लोग अब डिवेंचर रिडीम करेंगे, तो डिवेंचर रिडीम अगर करेंगे तो उस केस में हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर रिडीम करने से एंट्री हो जाता है, डिवेंचर लोन है तो लोन चला जाएगा, तो लोन अकाउंट डेबिट हो जाता है, वैसे ही डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या करेंगे, टू डिवेंचर होल्डर, रीपे कर रहे हैं तो टू डिवेंचर होल्डर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2002 में, टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, कितना लिखेंगे, 7,50,000 रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें 10% प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो उसका एंट्री क्या होता है, देखो उसका एंट्री कुछ इस तरह से, हम रफ में एंट्री लिख के दिखा देते हैं। एंट्री लिखने नहीं बोला है, हम समझा देते हैं। देखो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर, ये तो होगा ही। हम लोग जैसे लोन रिपे करते हैं तो लोन अकाउंट डेबिट, जिनको लोन रिपे करे उनको ड्यू कर सकते हैं, वैसे ही ड्यू किया है। यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम पे रिडीम करने का बोला है। तो इसका मतलब डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिवेंचर होल्डर, ऐसा हो जाएगा एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिवेंचर होल्डर, तो यहाँ हो जाएगा बाई, बाई डिवेंचर और बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट में दो एंट्री आ जाएगा। तो डेट भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 31 मार्च 2002, बाई 12% डिवेंचर। तो डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर के लिए कितना देंगे, 7.5 लाख। और प्रीमियम कितना देंगे, बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि पहले ही बता दिए थे जब इशू किए थे कि हम लोग प्रीमियम पे रिडीम करेंगे और वो भी 10%। तो 10% यानी यहाँ पर हो जाएगा 75,000। ठीक है, अब जब हम लोग पे करेंगे तब क्या एंट्री होगा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। जब पे करेंगे तब होना चाहिए डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, लेकिन हम लोग लॉजिकली चलेंगे, अभी हम लोग बेचेंगे पहले अपना इन्वेस्टमेंट, तब जाके हम लोग डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। ठीक है, अभी ड्यू कर दिया, अब जब हम लोग अपना जो है इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तब जाके हम लोग अपना डिवेंचर होल्डर को रीपे कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्रॉस पोस्टिंग जो है देख लेते हैं, कोई क्रॉस पोस्टिंग बाकी है। डिवेंचर होल्डर का मैंने क्रॉस पोस्टिंग कर दिया है। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग का क्लोज हो जाता है, डिवेंचर होल्डर को अपना डिवेंचर मिल जाएगा। ये ड्यू एंट्री हम लोगों ने कर दिया, ये क्लोज कर देते हैं। अच्छा, डीआरआर, डीआरआर में ये अमाउंट है। अच्छा, अब ये बेच देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तब तो जाके पैसा मिलेगा, डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। 31 मार्च 2002 ये बेच दिया और हमें पर वैल्यू ही मिलेगा, ऐसा बोला गया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, तो बाई बैंक लिख दिया, कितना, जितना वैल्यू मिलेगा, ये क्वेश्चन हमें बता दिया था। अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो टू पीएल बाई पीएल बोल के आ सकता था, रिमेनिंग अमाउंट। यहाँ पर ऐसा नहीं आया क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 1,12,500 ये पैसा हमें मिल गया। ठीक है, अब ये बैंक अकाउंट में हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं टू डीआरआरआई बोल के। 1,00,000
12,500, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। ये देखो यहाँ पर बोला है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ था और उसके पहले ये 7.5 लाख था, तो इसका मतलब हमें इम्प्लाइड है कि हमें इंटरेस्ट का एंट्री करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, ठीक है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा था, हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है 1,12,500, और कितना इंटरेस्ट रेट वाला इन्वेस्टमेंट खरीदा था हम लोगों ने 10%, तो इस पे 10% लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू 11,250, ठीक है। 11,250 ये हम लोग को इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिल गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को रीपे कर सकते हैं, तो इसका हमारे पास देख लेते हैं कितना पैसा आ गया है, टोटल करते हैं। 7,50,000, 1,12,500, 11,250 प्लस 7,50,000, तो हम लोग के पास 8,73,750 रुपीज है। 8,73,750 रुपीज है, और हम लोग को नीड कितना रुपीज है, 7,50,000 प्लस 75,000। हम लोगों को 7,50,000 तो उनका रिटर्न करना ही है, प्लस 75,000 भी रिटर्न करना है, मतलब जो प्रीमियम का बात हुआ था, ठीक है। तो फिर यहाँ पर टोटल करते हैं कितना रिटर्न करना है, टोटल 8,25,000 रिटर्न करना है, ठीक है। हम लोग के पास है इतना पैसा, ठीक है, हम लोग आराम से पे कर सकते हैं। तो डिवेंचर होल्डर को जब पे कर देंगे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 मार्च 2002 को लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक बोल के 8,70,000 बोल रहे हैं, 8,25,000 ये हम लोग रीपे कर देंगे, और ये हम लोग बैंक अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे कि हम लोग का इतना पेमेंट जाएगा बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई डिवेंचर होल्डर, 8,25,000, ठीक है। 31 मार्च 2002। अब इसके बाद भी हमारे पास पैसा बच जाएगा, टोटल 8,73,750 था, उसमें से अगर 8,25,000 ये अमाउंट 8,25,000 होगा, मेरा जीरो लिखा गया यहाँ पर, अगर ये पे हो जाता है फिर भी हम लोग के पास 48,750 बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस को लिख देंगे बाई बैलेंस CD, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी क्लोज हो गया, बचा हुआ है DRR अकाउंट, ठीक है। बाकी अकाउंट सारे क्लोज हो गए। DRR अकाउंट को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर नोट देखो तो मैंने लिखवाया था कि रिडेम्पशन के बाद DRR बोल के और कुछ रहेगा नहीं, वो पूरा का पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पूरा जनरलिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पर 31 मार्च 2002 को लिखेंगे टू जनरल रिजर्व 75,000, ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया 75,000। अच्छा, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी सेम ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपियर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी कैसा कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। तो अनलिस्टेड है लेकिन अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC, मतलब इसका DRR और DRI दोनों ही बनेगा, ठीक है। 15%, 10%, और बोल रहा है 31 दिसंबर का कुछ डेटा दे रखा है। 6% मॉर्गेज, 6% मॉर्गेज, 10,000 डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर 100 ईच, और यहाँ पर बोला है रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद अ शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन 1,50,000 एट इंटरेस्ट 4% पर एनम। बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्ट भी किया है इन डिपॉजिट विद अ शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन, कोई चार्ज वार्ज नहीं है, मतलब कोई मॉर्गेज जैसा बात नहीं है, और इंटरेस्ट मिलेगा 4%, इंटरेस्ट मिलता है 31 दिसंबर एवरी ईयर। बैंक बैलेंस विद द कंपनी, कंपनी के पास बैंक बैलेंस है 9 लाख, इंटरेस्ट एंड डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2001।
ऑन February 20, 2002 द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया है एट पार एंड द डिवेंचर वेयर पेड ऑफ 101, मतलब प्रीमियम में डिवेंचर को रीपे किया जाएगा, पर डिवेंचर पे 1 रुपया करके एक्स्ट्रा जा रहा है, टुगेदर विद द एक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब इंटरेस्ट रीपे नहीं हुआ है, इंटरेस्ट डिवेंचर का बाकी है, वो भी हमें देना पड़ेगा, एक्रू हो रखा है। राइट अप कंसर्न लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन, इग्नोर टैक्सेशन, बोल रहा है कि बैंक ट्रांजैक्शन जो है उसके अलावा बाकी सारे नेसेसरी लेजर को हम लोगों को बनाने के लिए बोला है। तो नेसेसरी लेजर क्या क्या हो जाएगा? एक तो डिवेंचर का लेजर होगा, 6% डिवेंचर, एक डिवेंचर का लेजर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा डिवेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट का भी बोला हुआ है। तो डिवेंचर हम लोगों ने इशू किया तो उसके लिए डिवेंचर का लेजर बन जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करेंगे तो डिवेंचर का इंटरेस्ट का भी लेजर बनेगा। नेक्स्ट हो जाएगा और क्या लेजर बनेगा यहाँ पर? डिवेंचर डीआरआर का बनेगा, डीआरआरआई का भी बनेगा। अच्छा, एक मिनट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी बना सकते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट। ये इतना ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया मेरा अकाउंट। यहाँ पर देखते हैं ये कितना बड़ा हुआ है, 6% डिवेंचर, इसका भी इतना बड़ा थोड़ी ना चाहिए। 6% डिवेंचर एक ही ट्रांजैक्शन होगा शायद, और यहाँ पर और भी अकाउंट बन जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो ये कैसे पता चलेगा क्या क्या अकाउंट होगा? नॉर्मल सा बात है, जब डिवेंचर इशू हुआ था, अभी यहाँ पर इशू तो बोला नहीं है, बैलेंस बता रहा है, ठीक है, और डिवेंचर रिडीम बता रहा है, तो डिवेंचर रिडीम होगा तो सेम वही वाला एंट्री, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो इसका मतलब डिवेंचर अकाउंट भी होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट भी होगा, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी होगा। अगर हम लोग बनाना चाहे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं। इसके बाद डिवेंचर होल्डर ही बना लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में रहेगा। डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये बना लिया मैंने, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अच्छा, और क्या हो जाएगा? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR और DRRI। DRRI बन सकता है और DRR बनेगा, और बैंक अकाउंट, ये भी बना लेते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या क्या हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को डिवेंचर बता दिया था, 6% मॉर्गेज डिवेंचर, 10,000 100 ईच, मतलब 1 जैन में हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, 1 जैन 2002 में डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस BD 10 लाख, ठीक है। अगर ये है तो हम लोग का डीआरआर में जाएगा 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख, डीआरआर में जाएगा 1 लाख। देखते हैं डीआरआर में कुछ है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। उसके बाद 50,000 है डीआरआर में, ठीक है, और 50,000 हमें चाहिएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस BD 50,000 है, और हम लोगों को 50,000 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाई PL बोल के यहाँ पर आ जाएगा,
50,000 ये हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। 50,000 क्यों प्रिपेयर करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग का 10 लाख का डिवेंचर है, ठीक है। और लॉ हमें बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ 10 लाख का अगर डिवेंचर है तो हमें 10% डीआरआर प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारा 50,000 पहले से था, तो और हम लोग कितना 50,000 ही बना लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया। ये हो गया डीआरआर, और डीआरआर आई कितना बनेगा? 15% बनेगा। देखते हैं डीआरआर आई में पहले से कुछ अवेलेबल है कि नहीं। DRRI में पहले से कुछ अवेलेबल है कि नहीं। 1,50,000 है, ठीक है। तो DRRI में है 1,50,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस BD। और 1,50,000 ही चाहिए था, देखो 1,50,000 चाहिए था, क्योंकि 10 लाख का 15% 1,50,000 होगा। तो ये सारा चीज तो लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग को बोला है कि इंटरेस्ट 4% मिलेगा, 31 दिसंबर को मिलता है। बैंक में बैलेंस है 9 लाख, तो बैंक बैलेंस का ओपनिंग लिख लेते हैं, टू बैलेंस BD 9 लाख। टू बैलेंस BD 9 लाख। अच्छा, ये सब तो हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब सबसे पहले डिवेंचर को हम लोग ड्यू करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब कब रिडीम हुआ है उसका डेट बता दिया था, फेब 28 को, तो 28 फेब को ये वाला एंट्री हो जाएगा, 28 फेब 2002 को, टू डिवेंचर होल्डर 10 लाख, ये क्लोज कर देंगे। डिवेंचर होल्डर में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 28 फेब 2002 को बाई 6% डिवेंचर। अब क्योंकि प्रीमियम में रिडीम होगा तो प्रीमियम का एंट्री भी होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिख के दिखाया था, टू डिवेंचर होल्डर हो जाएगा यहाँ पर, टू डिवेंचर होल्डर प्रीमियम में रीपे होगा। तो यहाँ पर 10 लाख का कितना कितना प्रीमियम में रिडीम होगा? 1 रुपए करके, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जितना सारा डिवेंचर है, अगर 10 लाख रुपीज में बता रखा है, एक्चुअली 10,000 डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर पे 1 रुपया एक्स्ट्रा करके यानी 10,000 रुपए, ठीक है, यानी 10% ही हो रहा है बेसिकली। तो डिवेंचर होल्डर में फिर से यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000, ठीक है। तो ये हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा टोटल 10,10,000, ठीक है। अब ये प्रीमियम को कहाँ क्लोज करेंगे? मैंने पहले प्रीमियम का अकाउंट नहीं बनाया था। जैसे ही हम लोग प्रीमियम में रिडीम करेंगे तो ये हमारे लिए लॉस है, ठीक है। अगर लॉस है तो इसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पर? PL में। एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज करेंगे इसको PL में, तो ये बाई PL बोल के ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने लॉस, कि हम लोगों ने लिया था लोगों से 10 लाख, लेकिन रिटर्न किया 10,10,000, तो इसका मतलब हम लोगों का ये लॉस हुआ, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब पैसा चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग को इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, और इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ था वो इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट, ओ वो नहीं बनाया, चलो इंटरेस्ट का अकाउंट बना लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर बना लेते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट का अकाउंट इसीलिए बना लिया क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ था ना। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री हो जाएगा हम लोगों का डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी ये डिवेंचर का इंटरेस्ट है, डिवेंचर का इंटरेस्ट हमें रीपे करना पड़ेगा, ठीक है, हमें पेमेंट करना पड़ेगा। एक्रूड डिवेंचर का इंटरेस्ट था, बोला था हम लोग को, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 लाख डिवेंचर पे 6% करके। और कब इंटरेस्ट दिया जाता है? देखो इंटरेस्ट ये इन्वेस्टमेंट वाला है, ये 4% इन्वेस्टमेंट वाला है, ये मिलेगा कंपनी को। और कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किया है उस पे कंपनी को 6% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था 6% मॉर्गेज डिवेंचर, इसका मतलब 6% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कब इंटरेस्ट दिया जाता था। यहाँ पर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज लियन ये बता दिया है। बैंक बैलेंस, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैव बीन पेड, अच्छा 31 दिसंबर तक पेड है। तो इसका मतलब जैन और फेब 2 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, वो हमें पे करना पड़ेगा विथ डिवेंचर, ठीक है। तो 2 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 मंथ्स का क्यों करेंगे? 31 दिसंबर तक क्लियर है, ठीक है।
31 दिसंबर तक क्लियर्ड है, इसके बाद का जो भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो हमें रीपे के साथ दे देना पड़ेगा। तो 28 फेब को रीपे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख इंटू 6% इंटू 2/12, 2 मंथ्स का हमें देखना पड़ेगा। 2 मंथ्स का हो जाएगा 2/12, 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा परसेंट, 1%, मतलब 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 10,000 हो गया। अब ये वाला हम लोग को इंटरेस्ट सिमिलरली हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीएल में, तो बाई पीएल 10,000 ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये डिवेंचर इंटरेस्ट हमें मिल गया, और ये डिवेंचर सॉरी पे कर दिया हम लोगों ने, और ये हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा बैंक अकाउंट में बाई डिवेंचर इंटरेस्ट बोल के। ठीक है, तो 28 बाई डिवेंचर इंटरेस्ट, बाई डिवेंचर इंटरेस्ट बोल के 10,000। अच्छा, डिवेंचर का इंटरेस्ट ये हमें पे करना पड़ेगा। अच्छा, और इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सेल भी करना पड़ेगा। ठीक है, एसेट भी सेल करना पड़ेगा, DRRI ये भी सेल करना पड़ेगा, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। और इस पे भी हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव किया है। ठीक है, इस पे भी हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, इसका एंट्री देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पर 28 Feb 2002 बाई बैंक 1,50,000। अब ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू DRRI बोल के, DRRI बोल के 1,50,000। ये पैसा आ गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आ गया। तो कौन कौन सा अकाउंट क्लोज हो गया, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। 6% डिवेंचर हो गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया, डिवेंचर रिडेम्पशन इन रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी हो गया, डिवेंचर इंटरेस्ट भी क्लोज हो गया। अब हम लोग का बैंक बाकी है और DRR बाकी है। तो DRR का जितना रिडीम होगा डिवेंचर, उतना हम लोगों का DRR जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो DRR कहाँ पर गया, DRR ये रहा, ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा टू जनरल रिजर्व 1 लाख। ये क्लोज हो गया। अच्छा, अब ये बैंक अकाउंट ये भी क्लोज हो गया। चलो, ये बैंक अकाउंट बाकी है, और यहाँ पर डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को हम लोग जब पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, 10,10,000 टोटल जितना पे करना पड़ेगा। 10,10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट में लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय डिवेंचर होल्डर, सेम डेट पे 10,10,000 हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट का भी 10,000 पे करना पड़ेगा। अब हम लोग के पास है कितना, 9 लाख, इन्वेस्टमेंट बेच के कितना है, 1,50,000। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट जहां पर किया था वहां इंटरेस्ट भी था, तो वो भी मिलेगा टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। ठीक है, अब DRRI कितने का था, DRRI 1.5 लाख का था। ठीक है, 1,50,000 का 4% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,50,000 इंटू 4%, कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलता है, कैसे इंटरेस्ट दिया जाता था, यहाँ पर बोला था इंटरेस्ट दिया जाता है 31 दिसंबर एवरी ईयर। अच्छा, रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। और डिवेंचर वाला भी वही था, 31 दिसंबर को ही पेड अप होता था। ठीक है, तो 31 दिसंबर और फेब्रुवरी को पे कर रहे हैं, तो एक्रूट यहाँ भी 2 मंथ्स का ही हो रहा है, तो इंटू 2/12, तो ये हो गया 2/12, मतलब ये 6, और यहाँ पर 1,50,000 देख लेते हैं, 1,50,000 इंटू 4 इंटू 2/12, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि मैंने परसेंटेज नहीं किया, तो हाँ ठीक है, ये 0 हो गया बाई चांस मेरे से, ये 1,000 हो रहा है। ठीक है, ये 1,000 हो रहा है, इंटरेस्ट ये मिल जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट से मिल गया। तो हम लोगों के पास कितना है, 10,51,000 है। ठीक है, 10,51,000 टोटल हम लोगों के पास कैश है, मतलब बैंक बैलेंस है, और हम लोग को चाहिए कितना, 10 लाख 10,20,000 चाहिए। ठीक है, तो बाकी बच जाएगा बाई बैलेंस CD। ठीक है, 10,20,000 चाहिए, है हम लोग के पास 10,51,000, तो 31,000 हम लोग के पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,51,000।
1000, ठीक है। ये क्लोज हो गया, देखो ये सारा का सारा यहाँ पर हम लोग का क्लोज हो जाएगा। तो एक बार देखो फिर से बता देते हैं क्लोज कैसे करना चाहिए। हम लोग को सबसे पहले जो भी बैलेंस दिया हुआ रहेगा वो लिख लेना चाहिए, ठीक है। पहला हम लोग का एंट्री क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम सीक्वेंस एक बार लिखवा देते हैं, वही सीक्वेंस में ही हम लोग को चलना चाहिए। तो पहले हम लोग को डिवेंचर को ड्यू करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का डीआरआर जो है वो एट पर है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा पीएल टू डीआरआर बोल के, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा पीएल टू डीआरआर। सबसे पहले जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो लिख लेंगे, और अगर हम लोगों का पीएल डीआरआर सफिशिएंट नहीं है तो डीआरआर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला एंट्री ये होना चाहिए पीएल टू डीआरआर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर खरीदने के लिए बोला है, अगर पहले से बता दिया कितना है तो ठीक है, अगर एट पर नहीं होता है तो खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा डीआरआर आई टू बैंक। यहाँ पर करते हैं डीआरआर आई टू बैंक हो जाएगा। हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट भी मिल सकता है, अभी अभी जो मैंने दिखाया, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, ठीक है। अगर एट पर है तो ये हमें क्रिएट करना नहीं पड़ता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों को बैंक टू इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। अब हम लोग ये क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो मिल जाता है इंटरेस्ट ऑन DRRI, इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे टू पीएल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन DRR टू पीएल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे डिवेंचर को रिडीम करने के पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट जैसे खरीदा था इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, पैसा आ गया। अब हम लोग डिवेंचर होल्डर को पे कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ड्यू एंट्री भी तो होना चाहिए डिवेंचर होल्डर का। तो ये एंट्री ऐसे हो जाता है डिवेंचर टू, यहाँ पर डिवेंचर होल्डर। और अगर प्रीमियम में हुआ है, ऐसे लिखते हैं डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये ड्यू एंट्री हो गया। अब डिवेंचर होल्डर को जब हम लोग पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और डिवेंचर का अगर इंटरेस्ट भी बाकी है तो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारे पास डीआरआर जो है वो क्रिएट किया हुआ नहीं है, या फिर है तो सफिशिएंट नहीं है, इन दैट केस हम लोग डीआरआर बनाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, फिर वो इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, इन जो डिवेंचर हम लोगों ने ड्यू किया है वो डिवेंचर होल्डर को हम लोगों को पे करना पड़ेगा। और इन द मीन टाइम अगर हमारा कुछ इंटरेस्ट एक्रूड हो जाता है, अगर डिवेंचर के लिए भी, जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा था कि डिवेंचर 31 दिसंबर को लास्ट दिया गया था, और उसके बाद जो है रिडेम्पशन हुआ 28 फेब को नेक्स्ट ईयर का, तो इसीलिए 2 महीने का जो है डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड हुआ, तो हमें वो भी पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमें बता दिया था, ये देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बता दिया था, ठीक है, कि हमें पे करना पड़ेगा कितना 4%, सॉरी, हमें 31 दिसंबर के बाद, ये देखो 28 ऑफ फेब में हमें पे करना पड़ेगा, 28 ऑफ फेब 2002 में हमें ये रिडेम्पशन किया है। तो हम लोग को इतने दिन का जो है इंटरेस्ट डिवेंचर का पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट 31 दिसंबर को ही हुआ था। और जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, वहां भी 31 दिसंबर को ही इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां भी हमें 2 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरा जो है पैटर्न को फॉलो करके करना है, तो ऐसे करोगे तभी पॉसिबल होगा। तो ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो हम बता देते हैं, एक बार होमवर्क में ले लो। जैसे कि 1 और 3 नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दूसरा कंसेप्ट में है, 4th नंबर मैंने करवा दिया। तो ये सब तो बाकी थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अभी यही 2 प्रैक्टिस करो, हम लोग नेक्स्ट दिन दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद ही जैसे कन्वर्जन वगैरह देखेंगे तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, ये PDF हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे।